दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चांदपुर नाम के कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। चारों तरफ ऊंचे पीपल और बरगद के पेड़, टूटी खिड़कियां, काई जमी दीवारें और हवाओं में अजीब सी सड़ांध। गांव वाले दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे। कहते हैं उस हवेली में हर अमावस्या की रात किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई कहता वह रानी इंदिरा की आत्मा है जिसे उसके पति ने धोखा देकर मौत के घाट उतार दिया था, तो कोई कहता वहां अनगिनत आत्माएं कैद हैं। लेकिन असली सच क्या था, यही जानने के लिए 3 युवा शोधकर्ता उस हवेली तक पहुंच गए। अनिकेत, पूजा और राहुल तीनों विश्वविद्यालय में इतिहास के विद्यार्थी थे। उन्हें थीसिस लिखना था, भारत की रहस्यमयी हवेलियां और उनका इतिहास। अनिकेत ने कहा, हम सब सामान्य हवेलियों पर लिखेंगे तो काम साधारण लगेगा। अगर हम किसी शापित जगह का सच सामने लाएं तो रिपोर्ट अनोखी होगी। पूजा ने झट से कहा, क्या तुम चांदपुर हवेली की बात कर रहे हो? राहुल ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं वहां से लौटकर कोई जीवित नहीं आता। अनिकेत हंसा, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अंधविश्वास है। चलो हम सच सामने लाते हैं। आखिरकार तीनों ने चांदपुर जाने का निश्चय कर लिया। जब वे चांदपुर पहुंचे तो अजीब सा माहौल महसूस हुआ। दिन होते हुए भी गलियां सूनी थीं और लोग उनसे बचकर बात कर रहे थे। एक चाय की दुकान पर उन्होंने हवेली का रास्ता पूछा। दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। बच्चों, वहां मत जाना, वो हवेली मौत का कुआं है। पिछले साल शहर से आए 2 लड़के गए थे, अब तक लापता हैं। पूजा ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आखिर वहां ऐसा क्या है? तभी एक बूढ़ा आदमी पास आकर बोला, हवेली की रानी इंदिरा को उसके पति ने धोखा देकर मार डाला। उसे हवेली की तहखाने की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। तब से उसकी आत्मा वहीं कैद है। जो भी वहां जाता है वह उसकी बदला लेने की प्यास का शिकार बन जाता है। राहुल कांप गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अनिकेत बोला, यही तो हमारी खोज का विषय है। हमें सच और अफवाह में फर्क करना होगा। शाम को वे हवेली पहुंचे। सामने टूटा हुआ विशाल दरवाजा था जिस पर जंग लगे ताले लटके थे। लेकिन अजीब बात यह कि ताले टूटे हुए थे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में सड़ांध और किसी जली हुई चीज की गंध फैली थी। पूजा ने फुसफुसाकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अनिकेत हंसा, ये सब वहम है। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। तीनों सन्न रह गए। हवेली की दीवारों पर बड़े बड़े चित्र टंगे थे। एक चित्र में रानी इंदिरा दिखाई दे रही थी, सुनहरे आभूषणों और लाल जोड़े में। लेकिन चित्र की आंखें अजीब थीं, जैसे जीवित होकर घूर रही हों। पूजा ने धीरे से कहा, इनकी आंखें तो अभी भी चमक रही हैं। अचानक चित्र से लाल रंग टपकने लगा, जैसे खून की बूंदें। राहुल चीख पड़ा, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिकेत ने साहस दिखाते हुए कहा, शायद तहखाने में कुछ सुराग हो। वे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन भीतर से धीमी कराहने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा और सड़ांध का तेज झोंका निकला। अंदर चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं। दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, मुझे न्याय दो, मेरा खून अधूरा है। पूजा डर के मारे कांपने लगी। अचानक तहखाने की दीवार फट गई और वहां से धुएं का गुबार उठा। धुएं से रानी इंदिरा की आकृति बनी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून से भरी और बाल बिखरे हुए। उसने भयानक आवाज में कहा, कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? राहुल घुटनों पर गिर पड़ा, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहां आ गए।
लेकिन आत्मा चीखी, नहीं, तुम भी उसी वंश से हो। रणजीत का खून अब भी जिंदा है। जब तक उसका वंश खत्म नहीं होगा मैं चैन से नहीं रहूंगी। अनिकेत कांपते हुए बोला, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमें बताओ हम क्या करें ताकि तुम्हें मुक्ति मिले। इंदिरा की आत्मा चिल्लाई, रणजीत का पोता आज भी इसी गांव में जिंदा है, उसका खून बहेगा तभी मेरा श्राप खत्म होगा। तीनों जैसे तैसे भागकर हवेली से बाहर निकले। गांव पहुंचकर उन्होंने पूछताछ की। पता चला कि हवेली का मालिक विक्रम सिंह है, ठाकुर रणजीत का पोता। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वह दबंग और निर्दयी था। पूजा ने कहा, अगर इंदिरा की आत्मा सच कह रही है तो विक्रम की मौत ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। लेकिन राहुल ने विरोध किया, हम कैसे किसी की जान ले सकते हैं, हम शोधकर्ता हैं, हत्यारे नहीं। अनिकेत गहरी सोच में पड़ गया। उस रात तीनों अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक कमरे में वही खून की गंध भर गई। आईने में रानी इंदिरा का चेहरा दिखाई दिया। वह चीखी, याद रखना, अगर मेरा बदला पूरा ना हुआ तो तुम सबकी जान जाएगी। अचानक राहुल की गर्दन पर नीले निशान उभर आए, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। पूजा और अनिकेत ने मिलकर उसे बचाया। अब तीनों को यकीन हो गया कि यह श्राप सच्चा है। अगले दिन वे विक्रम सिंह से मिलने पहुंचे। वह शराब के नशे में बोला, हाँ, मैं रणजीत का पोता हूं, हवेली मेरी है, लेकिन वो हवेली मेरी मौत नहीं, मेरी ताकत है। लोग डरते हैं इसलिए झुकते हैं। तभी अचानक हवेली की दिशा से तेज तूफान उठा। आकाश काला हो गया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवेली से निकलकर रानी इंदिरा की आत्मा प्रकट हुई और चीखी, तेरे खून से ही मेरा श्राप पूरा होगा। विक्रम भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आत्मा ने उसे पकड़ लिया और जमीन में घसीटते हुए तहखाने में ले गई। पूजा और अनिकेत ने देखा कि विक्रम की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। अगली सुबह हवेली बिल्कुल शांत थी, ना कोई चीख, ना कोई कराह। गांव वाले बोले, लगता है हवेली का श्राप खत्म हो गया। अनिकेत और पूजा ने चैन की सांस ली। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और विश्वविद्यालय लौट आए। लेकिन एक रात पूजा ने अपने कमरे में आईने में देखा, वहां रानी इंदिरा मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज गूंजी, श्राप कभी खत्म नहीं होता, अब तुम्हारी बारी है।